जयदेव राज्य के राजकुमार मिहिर सेन को शिकार खेलने का बहुत शौक था। सारा सारा दिन वो शिकार की खोज में वन वन भटकता रहता था। एक दिन जब वो ताम्रवन में शिकार की खोज में भटक रहा था तो उसने देखा कि नदी के पास ही एक परी बैठी हुई थी। मिहिर सेन घोड़े से उतरकर उस परी के पास आया और कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है परी? मेरा नाम सोनाली है। वाह 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 वाह, सोनाली, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी सोनाली? राजकुमार, हमारा विवाह कैसे हो सकता है? तुम मानव हो और मैं परी हूँ। हमारा संसार अलग अलग है। नहीं, ये विवाह होना असंभव है। सोनाली परी, मेरे प्रस्ताव को इतनी कठोरता से ना ठुकराओ। मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे चारों ओर सुख सुविधाओं के समस्त साधन बिखेर दूंगा। बस तुम एक बार विवाह के लिए हाँ कर दो बस। मान लो मैं तुमसे विवाह करने की स्वीकृति दे दूं, तो मैं विवाह के पश्चात अगर कभी अपने माता पिता के पास परी लोग जाना चाहो तो क्या तुम मुझे वहाँ जाने की इजाजत दे दोगे? ना सुख दूंगा कि तुम्हें अपने माता पिता और अपने लोगों की कभी याद नहीं आएगी। फिर भी यदि तुम परी लोक में जाना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इस बात का मैं वचन देता हूँ। ठीक है, तब मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ सोनाली की स्वीकृति पाकर मिहिर सेन खुश हो उठा, वहाँ सोनाली उदास हो उठी। ये क्या सोनाली परी, विवाह की स्वीकृति देखकर तुम एकाएक उदास क्यों हो गई? क्या बात है? राजकुमार, बात ही उदास होने की है। परियों की रानी अलकनंदा ने एक दिन मेरे बारे में भविष्यवाणी की और विवाह के कुछ वर्षों बाद ही मेरे पति से मेरा अलगाव हो जाएगा। यही सोचकर मैं उदास हो गई थी। सोनाली परी, ये घड़ी तो हमारे मिलन की घड़ी है ना, और तुम इस समय अलगाव की बातें लेकर बैठी हो। अरे भविष्य में जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। फिर भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान क्यों खराब करें? बोलो। जी, मिहिर सेन सोनाली परी को अपने घोड़े पर बिठाकर जयदेव राज्य की ओर चल पड़ा। वो सोनाली को लेकर अपने पिता राजा तिमिर सेन और रानी माँ सुजाता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी महाराज, ये परी लोक की परी सोनाली है। ये मुझे ताम्र। ओ, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। एक परी को पुत्र वधू बनाकर हमारे कुल का गौरव बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात है ये। उनके माता पिता ने खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर एक दिन बड़े धूमधाम से मिहिर सेन और सोनाली परी का विवाह हुआ। तत्पश्चात राजा तिमिर सेन अपने बेटे मिहिर सेन और बहू सोनाली को लेकर एक नए महल में गए और कहने लगा, बेटा और पुत्र वधू, ये महल अब तुम दोनों का है। तुम दोनों यहाँ आराम से रहो। और उन दोनों महल लौट आए। मिहिर सेन और सोनाली परी के विवाह के बाद के कुछ दिन बहुत अच्छे से गुजरे। एक दिन मिहिर सेन सोनाली से बोला, सोनाली, सुनती हो? क्या है ना कि जब से हमारा विवाह हुआ है मैं एक बार भी शिकार पर नहीं गया।
अब यदि तुम अनुमति दो, अगर तुम बोलो तो ही मैं आज वन में शिकार खेलने जाना चाहूंगा। प्राणनाथ, मेरी ओर से कोई रोक नहीं है। आप शिकार खेलने जा सकते, पर मेरी एक विनती है आपसे। कैसी विनती सोनाली, बोलो। हाँ ठीक है सोनाली, इस बात के लिए तुम चिंता बिल्कुल मत करना। मैं शाम होने से पहले ही तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सोनाली से अनुमति लेकर वीर सिंह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने चला गया। इधर शाम ढल गई, लेकिन मीर सेन शिकार से वापस नहीं लौटा। ये देख सोनाली का नारी मन भयभीत हो उठा। क्या बात है, राजकुमार मीर सेन अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे? कहीं वो किसी संकट में तो नहीं फंस गए हैं? सारी रात सोनाली ने मीर सेन की प्रतीक्षा में जाग कर बिताई। सुबह होने पर मीर सेन लौट आया। जब मीर सेन महल में सोनाली के पास पहुंचा तो वो बोली, नाथ, कहाँ रह गए थे आप? सारी रात मैंने आपकी प्रतीक्षा में जाग कर बिताई है। हाँ सोनाली, क्या बताऊं, शिकार खेलते खेलते वन में अंधेरा हो गया था, इसीलिए रात मैंने वन में पेड़ पर चढ़कर बिताई। बस फिर सुबह होते ही सीधा मैं तुम्हारे पास आ गया। नाथ, मुझे इस प्रकार अकेले छोड़कर मत जाया करे। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। अरे तुम बेवजह डरती। मीर सेन ने हंसकर बात टाल दी। अब तो मीर सेन का शिकार पर जाने का काम प्रतिदिन का हो गया था। वो धनुष बाण लेकर घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए वन की ओर निकल जाता था, पर कभी कभी तो कई दिनों तक सोनाली के पास वापस नहीं लौटता। बेचारी सोनाली अकेले बैठी उसकी प्रतीक्षा करती रहती थी। जब वो बहुत उदास हो जाती तो फूट फूट कर रोने लगती। राजकुमार मीर सेन तो अब मुझे बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब वो मुझे छोड़कर रोज शिकार खेलने चले जाते हैं। ऐसी घड़ी में उसे परीलोक में ही अच्छी थी। वहाँ अपने लोगों से हाथ बोल तो सकती थी। एक दिन शाम को मीर सिंह जब पूरे 5 दिन बाद शिकार खेलकर वापस महल में लौटा तो सोनाली कहने लगी, नाथ, मैंने बहुत सब्र किया, अब और सब्र नहीं करूंगी। आखिर क्या हुआ सोनाली, कुछ बताओ तो सही। आप तो अपना सारा समय शिकार खेलने में बिता देते हैं और मैं यहाँ अकेले तड़पती रहती हूँ। आज फैसला होकर ही रहेगा। आपको मुझे या शिकार, दोनों में से एक को चुनना होगा। देखो सोनाली, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं हमेशा तुम्हारे पास बैठा रहूं। मैं ना तो शिकार खेलना छोड़ सकता हूँ और ना ही तुम्हें छोड़ सकता हूँ। इसीलिए आज के बाद कभी भी इस विषय पर मुझसे कुछ मत कहना। ठीक है नाथ, मैं आप तुम्हें कभी नहीं टोकूंगी। मैं कल ही उड़कर परीलोक चली जाऊंगी। अपना अपमान अब और सहन नहीं करूंगी। ये क्या बात हुई सोनाली परी? अरे तुम कुछ भी बातें कर रही हो। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें पृथ्वी पर मेरे साथ ही रहना होगा, समझी? ये
कहकर मिहिर सेन सीधे अपने कक्ष में चला गया। हाँ, मैंने सोनाली को कह तो दिया कि वो मुझे छोड़कर परीलोक नहीं जा सकती, लेकिन मैं उसकी चौकसी कैसे कर सकता हूँ? कैसे पता लगाऊं कि वो परीलोक जाने के लिए कब उड़ जाए? उसे परीलोक जाने से रोको तो रोको कैसे? सहसा उसे एक विचार आया। हाँ, रात को सोने से पहले सोनाली अपने पंख उतार कर रख देती है। आज रात जब वो ऐसा करेगी तो मैं उसके पंख उठाकर जला दूंगा। तब वो पंख विहीन हो जाएगी और चाह कर भी परीलोक नहीं जा सकेगी। ये बात। मिहिर सेन खुश हो गया। उस रात उदास सोनाली ने अपने कंधे से पंख अलग किए और सोने की कोशिश करने लगी। जब वो गहरी नींद में सो गई तो मिहिर सेन चुपके से सोइया से उतरा, उसके दोनों पंख उठाए और उन्हें आंख से जला दिया। हाँ, अब सोनाली देखता हूँ कैसे मुझे परीलोक लौट जाने की धमकी देती है। आप कुछ नहीं कर सकती वो। पंख जलने से कक्ष में धुआं फैल गया, पर अचानक सोनाली, कक्ष में ये कैसा धुआं फैल रहा है नाथ? ये क्या चल रहा है? सोनाली, तुम्हारे पंख जल रहे हैं और क्या जल रहा है? क्या? हाँ सोनाली, तुमने मुझे परीलोक जाने की धमकी दी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे पंख जला दिए ताकि तुम पंखों से उड़कर परीलोक न जा सको। नाथ, तुम क्रूरता के इस सीमा तक भी जा सकते हो, ये तो मेरे सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने ऐसा क्यों किया? ये कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन सुबह होते ही मिहिर सेन फिर शिकार पर चला गया। सोनाली अकेले बैठी अपने फूटी तकदीर पर रोती रही। पानी पर उतर आए हैं, अब मैं क्या करूं? अब मैं परीलोक कैसे जाऊंगी? सोनाली परी, सोनाली परी। अपना नाम सुनकर सोनाली ने देखा कि सामने परी रानी अलकनंदा खड़ी थी। परी रानी, आप? हाँ सोनाली, मैं कल रात जब तुम्हारे पति ने धोखे से तुम्हारे पंख जला दिए थे तभी समझ गई थी कि पृथ्वी पर तुम दुखी हो, अतः मैं तुम्हारे हाल जानने चली आई। परी रानी, मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो, बिना पंख के मेरी सारी सुंदरता नष्ट हो गई है। परी रानी, अब मुझे यहाँ से ले चलिए, अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता। लेकिन अभी नहीं, तुम्हें मिहिर सेन के पास 5 वर्ष और रहना पड़ेगा। 5 वर्ष? लेकिन क्यों? 1 वर्ष बाद तुम्हारी एक पुत्री उत्पन्न होगी। जब वो 4 साल की हो जाएगी तो तुम्हें उसे मिहिर सेन के पास छोड़कर मेरे साथ परीलोक चलना होगा। तुम्हारे परीलोक जाने के बाद तुम्हारी पुत्री मिहिर सेन से बिछड़ जाएगी और मिहिर सेन तुमसे और अपनी पुत्री से बिछड़कर संताप की आग में चलेगा। यही उसकी सजा होगी। ठीक है परी रानी, मैं 5 वर्ष बीतने का बड़ा बेसब्री से इंतजार करूंगी। इतना कहकर परी रानी अलकनंदा आकाश में उड़ गई। इस घटना के पूरे 2 माह बाद एक दिन सोनाली ने मिहिर सेन से कहा, नाथ, मैं माँ बनने वाली हूँ।
क्या? सच? बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। ये सुनकर मिहिर सेन खुश हो उठा। प्रसव काल पूरे होने पर सोनाली ने अपने जैसे ही एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। बालिका के जन्म पर राजा तिमिर सेन और रानी सुजाता भी उसे देखने आए और कहने लगे, सोनाली बहू, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, इसे किसी की नजर न लगे। बालिका का नाम दीपाली रखा। अब दीपाली के पालन पोषण में ही गुजरता। इधर मिहिर सेन फिर अपना सारा समय शिकार खेलने में बिताने लगा। 5 वर्ष ना जाने बिना पंख लगाकर कब बीत गए पता ही ना चला। एक दिन परी रानी कहने लगी, सोनाली, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। परी रानी, बेटी दीपाली से मुझे बहुत मोह हो गया है। इसे पृथ्वी पर अकेला छोड़कर मैं परी लोग कैसे जा सकती हूँ? सोनाली, ये तो तुमने पहले सोचा होता, जब मैं 5 वर्ष पहले तुम्हारे पास आई थी। अब कुछ नहीं हो सकता। ये पंख मुझसे लो और दीपाली को यही छोड़कर मेरे साथ परी लोग चलो। सोनाली ने परी रानी से पंख ले लिया और उन्हें अपने कंधे पर लगा लिया। तत्पश्चात अपने पति मिहिर सेन के नाम उसने एक पत्र लिखा और उसे सोती हुई दीपाली के सिरहाने रख दिया। फिर उसने दीपाली के माथे को चूमा, उसे प्यार किया और परी रानी के साथ परी लोक को उड़ गई। तभी एक दासी ने सोनाली को परी रानी के साथ जाते हुए देख लिया। इधर जब नन्ही दीपाली की आंख खुली तो वो अपने माँ को ढूंढने लगी। माँ, तुम कहाँ हो? तभी एक दासी ने उसके कक्ष में प्रवेश किया और कहने लगी, तुम्हारी माँ भी यहाँ कहाँ दीपाली? वो तो परी लोग चली गई। तुम बहुत बदनसीब हो। पिता तो पहले ही तुम्हारा ख्याल नहीं रखते थे। अब प्यार करने वाली माँ भी तुम्हें छोड़कर चली गई है। माँ, मेरी माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये कहकर दीपाली रोने लगी। जब मिहिर सेन शिकार खेलकर वापस लौटा तो उसने अपने पिता को बताया, पिताजी, माँ हमें छोड़कर परी लोग चली गई है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सोनाली के पंख जला दिए थे, फिर वो उड़कर परी लोग कैसे चली गई? क्या बकवास है ये? मैंने अपने आंखों से उन्हें उड़ते हुए देखा है। उनके पंख भी थे और उनके साथ एक परी भी थी। ओह, तो ये बात है। परी लोग की कोई परी आकर सोनाली को ले गई। तभी उसकी दृष्टि सोये पर रखा पत्र पर पड़ी। मिहिर सेन ने उस पत्र को उठाया और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्राणनाथ, मैं परी लोग जा रही हूँ। चाहती तो यही थी कि कर आपकी सेवा करूँ, पर आपने मेरी उपेक्षा करके मेरा दिल तोड़ दिया है। इसके साथ ही आपने अपना दिया वचन भी तोड़ा है। याद है, जब पहली बार आप मुझसे मिले थे तो आपने कहा था कि मैं जब चाहूँ वापस परी लोग जा सकती हूँ। लेकिन जब मैंने परी लोग जाने के लिए आपसे कहा तो आपने धोखे से मेरे पंख जला दिए। मैं जा रही हूँ। मेरे पास दीपाली का ध्यान रखना। आपकी सोनाली। तो सोनाली मेरी उपेक्षा सहन ना कर पाने के कारण मुझे छोड़कर चली गई। वाकई मैंने
मुझे उसे इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। दीपाली बेटी, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारी माँ का अपराधी हूँ। सोनाली के परी लोग चले जाने की खबर सुनकर राजा तिमिर सेन अपने बेटे मिहिर सेन के पास आए और कहने लगे, राजकुमार मिहिर सेन, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि बहू सोनाली तुम्हें और दीपाली को छोड़कर परी लोक चली गई। उसने ऐसा करके तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। अन्याय? अरे पिताजी, अन्याय उसने मेरे साथ नहीं किया। पिताजी महाराज, मैं उसका दोषी हूं। मतलब हाँ, जो भी है पुत्र, अब तुम मेरे साथ राजमहल चलो। क्यों पिताजी महाराज? देखो मिहिर सेन, मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ एक बहुत दुखद घटना घटी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हर समय उसी के बारे में सोचते रहो। जब तक तुम इस महल में रहोगे, तब तक सोनाली के बारे में ही सोचते रहोगे। इसीलिए हमारी बात मानो और इसी समय हमारे साथ महल में चलो। ठीक है, जैसा आपका आदेश पिताजी महाराज। चलिए। मिहिर सेन दीपाली को साथ लेकर तुरंत राजा तिमिर सेन के महल में। कुछ दिन बीतने के बाद भी मिहिर सेन गुमसुम सा अपने कक्ष में पड़ा रहता। इससे उसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। ये देख एक दिन महाराज तिमिर सेन ने उसे समझाया। अरे राजकुमार, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। क्यों इस प्रकार अपनी जवानी में घुन लगा रहे हो? अरे जाने वाले क्या कभी लौटकर वापस आए हैं? राजकुमार, तुम्हारे सामने अभी भी पहाड़ सा जीवन पड़ा है। इस प्रकार अब ध्यान से सुनो। हमारा आदेश है कि अब तुम दूसरा विवाह कर लो। क्या? दूसरा विवाह? हाँ, दूसरा विवाह। तभी तुम सोनाली की यादों से मुक्त हो सकोगे, अन्यथा नहीं। अब लेकिन पिताजी महाराज, मेरे मन में दूसरा विवाह करने का कोई उमंग नहीं है और ना ही कोई अभिलाषा है। देखो राजकुमार, यदि तुम दूसरा विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे अंत के साथ ही हमारा वंश भी समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे बाद कोई भी इस वंश का नाम लेने वाला नहीं होगा और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। इसलिए हमारा आदेश तो करना ही होगा। ठीक है पिताजी महाराज, यदि ऐसी बात है और आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपका आदेश नहीं टालूंगा। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। कुछ दिन बाद ही जोधपुर की राजकुमारी ज्योति से मिहिर सेन का विवाह हो गया। दुल्हन बनकर ज्योति जयदीप राज्य के राजमहल में आई। जब दीपाली के साथ राजकुमार मिहिर सेन ने उसके कक्ष में प्रवेश किया, ज्योति सोचने लगी, राजकुमार मिहिर सेन के साथ ये लड़की कौन है? क्या यही इनकी लड़की दीपाली है? ये लो, अपनी बेटी दीपाली से मिलो। आ मेरी बेटी, मेरे बच्ची, आज से तुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। धीरे धीरे इसी प्रकार दिन गुजरने लगे। ज्योति दीपाली को दिखावे का प्यार करती थी और मन में उसके प्रति जलन का भाव रखती थी। एक दिन उसने मिहिर सेन से कहा, नाथ, मैं नीलवन में स्थित गौरी माँ के मंदिर के दर्शन करना जाना चाहती हूँ।
ये तो बहुत अच्छी बात है। गौरी माँ के दर्शन करने तुम्हें अवश्य जाना, तुम्हारे साथ भेज देंगे। नहीं नाथ, मैं सैनिकों के साथ गौरी माँ के दर्शन करने नहीं जाऊंगी। तो फिर? मैं केवल दीपाली बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। ओह, ये भी ठीक है। तुम दीपाली को लेकर गौरी माँ के दर्शन करने चली जाना, ठीक है? ज्योति उसी दिन दीपाली को साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर नीलवन की ओर चल पड़ी। नीलवन में पहुंचकर ज्योति घोड़े से उतरी, पर उसने घोड़े को एक पेड़ के नीचे बांध दिया। फिर दीपाली को साथ लेकर ज्योति वन में आगे चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद ज्योति अचानक चौंकती हुई दीपाली से बोली, ओ दीपाली बेटी, गजब हो गया। गौरी माँ के पूजन के लिए जो फूलों की डालियां मैं लेकर आई थी, वो तो घोड़े पर ही रह गई। तो इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है माँ? मैं यहीं खड़ी हूँ, आप जाकर फूलों की डालियां ले आइए। तुम ठीक कह रही हो बेटी। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं अभी घोड़े पर रखी फूलों की डालियां लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। दीपाली को वहां छोड़कर ज्योति घोड़े की ओर लौट पड़ी और सोचने लगी, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। मीर सिंह को बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि मैं जानबूझकर दीपाली को इस। फिर वो घोड़े पर बैठी और वन से बाहर की ओर चल पड़ी। इधर जब बहुत देर बाद भी ज्योति फूलों की डालियां लेकर दीपाली के पास नहीं पहुंची, तो दीपाली ये कहते हुए रोने लगी, नहीं माँ कहाँ चली गई? अब तक वो वापस लौट कर क्यों नहीं आई? इस उजाड़न में मुझे बड़ा डर लग रहा है। ज्योति को कहाँ लौटना था, वो तो घोड़े पर सवार होकर सरपट जयदीप राज्य की ओर चली जा रही थी। चलो अच्छा हुआ, आज मेरी योजना सफल हुई। दीपाली नाम का कांटा तो रास्ते से हट गया। उधर जब ज्योति महल में पहुंची तो मीर सेन कहने लगा, ये क्या ज्योति, तुम अकेली हो? दीपाली कहाँ है? नाथ, कुछ मत पूछो कि दीपाली पर क्या गुजरी। क्या हुआ दीपाली को? नाथ, जब मैं गौरी माँ के दर्शन करके दीपाली के साथ वापस लौट रही थी, तो एक शेर ने दीपाली पर आक्रमण कर दिया। उसने दीपाली को चीर फाड़ डाला। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग आई हूँ। क्या दीपाली मर गई? ओह, क्यों? आ, 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 मौत का समाचार सुनकर मीर सेन के दिल पर बहुत गहरा आघात लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी ये दशा देखकर ज्योति कहने लगी, नाथ, धीरज रखे। दीपाली और हमारा साथ विधाता ने शायद इतना ही लिखा था। इधर परी लोक में उदास सी सोनाली परी रानी अलकनंदा से कह रही थी, परी रानी, ना जाने क्यों आज मेरा है। क्यों ना हो, आखिर माँ जो हो पृथ्वी पर और तुम्हारी बेटी दीपाली पर संकट जो आया है। क्या पृथ्वी पर मेरी बेटी दीपाली संकट में है? हाँ सोनाली, इस समय तुम्हारी बेटी नीलवन जंगल में भटक रही है। ये सुनकर सोनाली परी
रानी परी अलकनंदा के सामने गिड़गिड़ा उठी। परी रानी, क्या मैं पृथ्वी पर से अपनी बेटी दीपाली को परीलोक ला सकती हूँ? ये कैसे हो सकता है? दीपाली एक मानव की बेटी है, वो परीलोक में कैसे आ सकती है? परी रानी, तुम मुझे पृथ्वी पर जाने दो, जाना चाहती हूँ। जानती हूँ सोनाली, तुम क्या कह रही हो, लेकिन परीलोक के नियम के अनुसार यदि इस बार तुम पृथ्वी पर गई तो फिर परीलोक में वापस नहीं आ सकती। परी रानी, मुझे अपनी पुत्री के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने पुत्री के साथ पृथ्वी लोक पर ही रह लूंगी। आप चाहे मेरे शरीर से पंख अलग कर दीजिए, मुझे साधारण स्त्री बना दीजिए, पर मुझे अपनी बेटी के पास जाने की आज्ञा दे दीजिए। सोनाली, मैं तुम्हारी ममता देखकर बहुत खुश हुई हूँ। मैं तुम्हें स्वयं प्रकाश छोड़कर आऊंगी। परी रानी उसी समय सोनाली के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल पड़ी। वो दोनों जंगल में दीपाली के सामने उतरी। जैसे ही दीपाली ने सोनाली को देखा, वो कहने लगी, माँ, तुम मुझे छोड़कर परीलोक क्यों चली गई थी? बेटी, अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तेरे पास ही रहूंगी। सोनाली, ये सब दीपाली की सौतेली माँ की करतूत है, जिसने इसे इस जंगल में छोड़कर चली गई। सौतेली माँ? तो क्या? राजकुमार मिहिर सिंह ने तो लिया है। ये आप क्या कह रही है परी रानी? हाँ सोनाली, मैं सच कह रही हूँ। मिहिर सिंह की नई पत्नी का नाम ज्योति है। वो दीपाली से बहुत घृणा करती है। ज्योति जानबूझकर दीपाली को इस जंगल में छोड़ गई थी ताकि जंगली जानवर दीपाली को खा जाए। ओह, तो ज्योति इतनी क्रूर है। सोनाली, परीलोक के नियम के अनुसार अब तुम दोबारा परीलोक वापस नहीं जा सकती, इसीलिए अपने पंख उतार कर मुझे दे दो। तारे और परी रानी को दे दिए। पंख लेकर परी रानी परीलोक को उड़ गई। तब एक घोड़ों की टापों की आवाज से सारा जंगल गूंज उठा। अरे, कौन आ रहा है? कुछ देर बाद एक घुड़सवार उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वो घुड़सवार और कोई नहीं बल्कि राजकुमार मिहिर सेन था। वो उस जंगल में शिकार खेलने आया था। वो वहाँ सोनाली परी और दीपाली को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। दीपाली, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, तुम जीवित हो? हाँ। दीपाली तुरंत मिहिर सेन के घोड़े के पास पहुंची। दीपाली, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, तुम जीवित हो? हाँ। हाँ पिताजी। नाथ, तुम्हारी नई पत्नी ने तो दीपाली के मरने का पूरा इंतजाम कर दिया था। सोनाली, तुम ठीक कह रही हो। ज्योति ने जानबूझकर दीपाली को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था, वरना वो मुझसे कभी ये न कहती कि शेर ने उसे चीर फाड़ कर खा लिया है। ज्योति इतनी नहीं जानते थे। हम उसे इसके करने की सजा अवश्य देंगे। सोनाली, तुम परीलोक से वापस आ गई हो। यह देखकर मैं बहुत खुश हूँ। चलो ना, अब अपने घर वापस चलो। घर? किसके घर? क्या घर ले जाकर तुम मुझे फिर सोने के पिंजरे में कैद कर देना चाहते हो नाथ?
सोनाली, ऐसा मत कहो। मैं अपने किए पर पहले ही बहुत लज्जित हूँ। मैं वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारा और दीपाली का पूरा ख्याल रखूंगा, सही व्यतीत नहीं किया करूंगा। तब सोनाली उसके साथ जयदीप राज्य चलने को तैयार हो गई। मिहिर सेन सोनाली और दीपाली को लेकर अपने महल में पहुंचा। उन्हें आते हुए देखकर ज्योति सोचने लगी, ये क्या? राजकुमार मिहिर सेन दीपाली और एक नई स्त्री के साथ आ रहे हैं। लगता है मेरा भांडा फूट गया है। अब मेरी खेर नहीं है। इससे ज्यादा मुझे स्वयं आत्महत्या कर लेना चाहिए। ज्योति ने तुरंत अंगूठी में जड़ा हीरा चाट लिया। हीरे को चाटते ही ज्योति ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। उसे अपनी करनी का फल मिल चुका था। जब राजकुमार मिहिर सेन रानी सोनाली और दीपाली के साथ महल में वापस आए तो उनके मन में अपनी दूसरी पत्नी ज्योति के प्रति क्रोध का भाव था, पर वो मन ही मन उसे उसके कुकर्म का दंड देने का निश्चय कर चुके थे। परंतु जब वो महल में पहुंचे तो उन्हें अपनी दूसरी पत्नी ज्योति का मृत शरीर पड़ा हुआ मिला। उसके मृत शरीर के पास पड़ी हुई हीरे की अंगूठी को देखकर रोने लगी। अवश्य ही ज्योति ने हीरे को चाटकर आत्महत्या कर ली है। चलो, ये तो अच्छा हुआ। इसे अपने कर्मों का दंड स्वयं ही मिल गया है। इसके बाद राजकुमार ने रानी ज्योति का अंतिम संस्कार किया। इस घटना के बाद राजकुमार ने मासूम जानवरों का शिकार करना छोड़ दिया। अब राजकुमार मिहिर सेन के व्यवहार में काफी परिवर्तन आ चुका था। वो रानी सोनाली और दीपाली का पूरा ख्याल रखता था और रानी सोनाली को अकेलापन महसूस नहीं होने देता था। इस तरह से राजकुमार मिहिर सेन अपनी पत्नी सोनाली और बेटी दीपाली के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा।